हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि थोड़ा टेक्नोलॉजी ने गड़बड़ किया बीच में, और हमारे गेस्ट थोड़ा बिजी भी थे कहीं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं थोड़ा सा लेट होने के लिए। बट यदि एक बार आपसे वायदा किया है कि विन लाइफ लाइक वॉरियर की एपिसोड होगी तो होगी। सो अगेन वी आर विद यू। एंड जैसा हम बताते हैं कि वॉरियर क्या होता है, वॉरियर एक वो शख्स होता है जो जो फाइटर होता है, जिंदगी में फाइट करता है और एक्शन लेता है, और उसके साथ साथ फियरलेस होता है। ये तीन चीजें का मतलब है जो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर, मतलब आप जिंदगी को जियो एक वॉरियर की तरह, योद्धा की तरह। तो उस कड़ी में आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं, सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। और सबसे बड़ी चीज जो है, उन्होंने 7 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, उसको समिट किया है। वो पद्मश्री हैं, जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उन्होंने तेंजिंग नॉर्वे अवार्ड से भी उनको नवाजा गया है, और साथ में ये एडमंड हिलेरी गोल्डन अवार्ड भी उनको मिला है। तो इससे पहले कि मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊं, मैं अपने जो आज के मेहमान हैं, श्री लवराज सिंह धर्म सक्कू, हमारे आज के मेहमान हैं, जो एक बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट हैं। सो लवराज, वेलकम टू द शो विन लाइफ लाइक ए वॉरियर। एंड मुझे खुशी है कि फाइनली आपने भाग दौड़ करके टाइम से पहुंच गए और आपने वो कनेक्ट कर लिया। सो वेरी हैप्पी। एंड मेरे ऑडियंस भी बहुत खुश होंगे कि आपको देख के। एंड आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके सारे जितने भी श्रोतागण हैं और आपके चैनल से जुड़े हुए लोगों को सबको मेरा नमस्कार। और मेरे को आज बहुत खुशी हो रहा है कि आपके इस शो में आके कुछ अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में कुछ अपनी बातों को रखूं, और कुछ लोग जो हैं इससे जुड़े और प्रकृति का मजा ले। कुछ जो जिस जिस तरह से मैं इंजॉय करता हूँ प्रकृति का, नेचर को नज़दीक से देखता हूँ। और प्रकृति कितना खूबसूरत है वो जब आप घर से बाहर निकलेंगे तभी आपको पता लगेगा, अदरवाइज पता नहीं लगने वाला। तो नेचर को इस तरह से भगवान ने बनाया है कि इतना खूबसूरत बनाया कि कहीं पे भी आप हम नहीं सोच सकते कि कहीं पे कोई एक डॉट भी उन्होंने छोड़ा हो, ऐसा यस। मुझे लगता है। और आपके श्रोताओं से भी मैं कहूँगा, सभी से कहूँगा, सुनने वालों से, कि आप लोग जरूर बाहर निकलिए साल में एक बार और नेचर का एंजॉय करिए, नेचर का मजा लीजिए और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखिए साथ में। बहुत 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 अच्छी बात लवराज की। ये बहुत जरूरी है जिंदगी में कि सबको साल में एक बार निकले, और नेचर, जो आपने बात कही ना कि नेचर में कहीं धब्बा नहीं है, नेचर ने जो भी सब कुछ बनाया वो परफेक्ट है। और इतना परफेक्ट है कि उससे हमें सिर्फ सीखने के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ सीखना ही चाहिए। जिंदगी के सारे प्रिंसिपल्स, लाइफ के जितने भी प्रिंसिपल्स है, आप नेचर में देख के सीख सकते हो, हाँ, किसी के पास सही जाने की जरूरत नहीं है। है। एंड बिल्कुल आपने सही बताया। पर लवराज, मैं एक चीज जो है कि आपने जो है बड़ी यंग एज में नेचर को पहचाना, और बहुत यंग एज में आपने ये माउंटेनियरिंग में अपना शौक दिखाया, जबकि लोग उस उम्र में क्रिकेट और फुटबॉल में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन आपने जो रास्ता चुना वो ये कि पहाड़ों में रह के, पहाड़ों पे चढ़ के और उनको एक्सप्लोर करना। ये कहाँ से शुरुआत हुई और कैसे आपने ये इंटरेस्ट जागा? यदि मैं कहूँ तो हम लोग एकदम आज भी मेरा जो गांव है बहुत रिमोट एरिया में है। आज भी रोड रोड वहाँ पे रोड पहुँचना ना पहुँचना बराबरी है, क्योंकि पूरे साल भर तो हमें पैदल ही चलना पड़ता है। तो रोड होना ना होना बराबर है। लास्ट ओके। ईयर जब कोरोना का टाइम था 2021 में, मैं एवरेस्ट में था, बेस कैंप में। और कोरोना पीक पे था तब। और तब मेरे गांव से फोन आया कि हमारे गांव में जो है फोन आ गया, टावर लग गया। ओके। तो जियो का, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई।
और उस टावर लगाने के लिए मैंने भी अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी किया था। कहाँ कहाँ मैंने बात भी किया था। कुछ मैं जब गांव गया था तो वहां पे कहीं पे गमलों के ऊपर फोन रख के, कहीं पे वो ऊपर पेड़ के ऊपर लटका के ऐसे करके नंबर डायल करके फोन कर, जहाँ पे थोड़ा सा हिलता था तो फोन लगता नहीं था, तो ऐसे कभी कभी दूर का सिग्नल आता रहता था, तो वो मैंने लोगों को दिखाया, हम्म। अपने ब्यूरोक्रेट को, कुछ पॉलिटिशियन को दिखा, देखो मेरे गांव की ये हालत है। हम्म। तो कहीं जाके कुछ और लोगों ने भी उसके उस पर काम किया और फाइनली वो लगा। लगा तो है, पर वो एक मात्र है कि वे लगा है। कभी हमारी आवाज नहीं जाती, कभी उनकी आवाज नहीं आती। जैसे आज हो रहा था। आज हो रहा। और रोड का हाल भी ऐसी है। रोड भी ऐसी है, सोचते हैं कि कब हमारे गांव तक रोड जाएगा, कब हम भी जाएंगे। पर अब सोच सकते हैं कि 40-50 साल पहले, उससे पहले कितना मुश्किल रहा होगा। तो बिल्कुल। हमारी लाइफ बड़ी कठिन दुखदाई रही। क्योंकि बहुत गरीबी था, 35 किलोमीटर पैदल था, 2-3 दिन, 2 दिन जाने में, 3 दिन आने में लगता था। जो सामान लेके आता तो एक आदमी कितना सामान लाएगा। कुछ बिल्कुल। घोड़े खच्चरों में लाते थे, घोड़े का रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं था, तो आए दिन घोड़े गिर जाते थे, तो बस वो बकरियों में लाते थे सामान। तो काफी डिफिकल्ट लाइफ था। तो उसी को बचपन से देख रहे थे हम लोग, तो उसको देखते हुए जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि भाई इस फील्ड में थोड़ा सा मैं भी काम करूंगा, क्योंकि गॉड गिफ्टेड तो सही, हम लोग बचपन में इतना हम्म। टफ लाइफ जिया था, तो वो मेरे को ज्यादा लगा कि भाई इसमें इसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। और सही बात। फिर उसी चीज को चुना, और फिर मेरे को थोड़ा पता लगा कि भाई ऐसे कोर्सेज भी चलते हैं। और केदार सिंह मर्तोलिया होते जी थे जब रिजर्व बैंक में, तो उनका क्लब था एक, लखनऊ माउंटेनियरिंग एसोसिएशन करके क्लब था। उस क्लब से काफी लोग जुड़े हुए थे, लोग या कुछ हमारे यहाँ के लोग। तो उनके संपर्क में आया, तो उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, और मैं फिर इस फील्ड में आ गया। तो ये एक मेरा एक जर्नी था। पहले तो ये था कि भाई कुछ भी नहीं था, ये था कि चलो मैं भी चलता हूँ। पर धीरे धीरे मुझे हम्म। लगा कि इससे थोड़ा अर्निंग भी आ रहा है, या। क्योंकि मैं अपने घर वालों के ऊपर बर्डन भी नहीं बनना चाहता था। फिर थोड़ा सा ये भी पता लगा, फिर धीरे धीरे लगा कि भाई नेचर भी कोई चीज है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है, ग्लेशियर किस तरह से है, बर्फ किस तरह से, पहाड़ किस तरह से मूव कर रहा है, आज ग्लेशियर किस तरह से मूव हो रहा है, एनवायरनमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है इसका। तो उस पर भी मैंने फिर थोड़ा थोड़ा काम किया। फिर गार्बेज कलेक्शन करना था, ह्यूमन वेस्टेज कलेक्शन करना था। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ते रहा, और मेरी रुचि भी बढ़ती रही, तो मैं वहां से यहाँ तक पहुंचा। ये मेरी बहुत जर्नी अच्छी है। बहुत अच्छी बात। मतलब आपने क्या बात बताई कि देखिए 40 साल पहले आपने सब ये सोचा। कुछ चीजें ऐसी होता है कि आप सोच सकते हैं कि बड़ा स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं एज ए मैं मेरे को कभी भी, मेरे को शर्म भी नहीं आती इस बात को कहने में, क्योंकि मैंने वो चीज किया है। और मैं स्टार्टिंग में हाई एल्टीट्यूड पॉटर में गया, फिर किचन में भी मैंने काम किया, कुक में भी काम किया मैंने, फिर हेल्पर का भी काम किया। जो काम मिलता था मैं उस टाइम में ये देखता था कि पढ़ाई के साथ साथ मैं ये भी करूँ कि भाई कहाँ से मेरे को थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए कि मैं पढ़ाई भी जारी रख सकता हूँ, और अपना जो एक यंग एज में एक शौक होता है आदमी का, वो भी मेरा पूरा हो। किसी को डिस्टर्ब करे बिना, किसी को अपने पेरेंट्स, हालांकि ऐसा नहीं था कि मेरा पेरेंट्स नहीं दे सकते थे, ऐसा नहीं था, दे सकते थे वो। पर मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स से कहूँ कि मुझे मुझे ये चाहिए। उससे अच्छा मैं चाहूँ कि मैं खुद ही करने की कोशिश करूँ, अपने आप को डिस्टर्ब न करते हुए, अपने पढ़ाई को या अपना जो भी रूटीन का काम है उसको डिस्टर्ब न करते हुए मैं एक्स्ट्रा काम ये भी करूँ, तो मेरे को ये अच्छा मेरे अच्छा रहेगा। तो वो चीजें मैंने शुरू किया, और उसमें मैं सक्सेस भी हुआ। और आज मैं यहाँ पर यस। हूँ। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे को न कभी शर्म नहीं आती कि भाई मेरे बायोडाटा में लिखा है हाई रिपोर्टर कितने बार गया मैं, कहाँ कहाँ किस उसमें गया। तो ऐसा वो नहीं है। और आदमी जब नीचे से ही उठता है आदमी, और वो मेहनत करेगा तभी। आज भी मैं उसी तरह से काम करता हूँ जो जैसा मैं पहले करता था। तो ये बिल्कुल मेरी बिल्कुल जर्नी। बिल्कुल अबराज, आपने ये सही बताया कि एक तो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, यदि आप नेवर गिव अप करेंगे तो आप सक्सेस मिलेगी मिलेगी।
और दूसरा आपने जो बोला कि हार्ड वर्क जो आपने किया, आपने वर्क इज वर्शिप की तरह लिया, आपने काम को कभी छोटा बड़ा नहीं होता है, आपने वो जहां भी काम किया अपने मन से काम किया, और आपने एक जिम्मेवारी ली कि भाई मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेवारी है, ये नहीं कि किसी पर डिपेंडेंट होके। तो इस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी, आपने कमाया भी साथ साथ, और साथ में जो आपका पैशन जनरेट हुआ वो आपने उसको आगे बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने तीनों चीजें एक साथ, अपनी जिम्मेवारी घर की तरफ से, अपना पैशन, और साथ में कमाना भी, जिससे आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारे जो सुनने वाले हैं उनको ये बहुत बड़ी सीख है कि किस तरीके से जिंदगी को सफल बनाया जा सकता है। और यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि विन लाइफ लाइक ए वॉरियर, मतलब कि आप जिंदगी एक योद्धा की तरह जियो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं जीना है। नवराज, फिर उसके बाद में आपने 1998 में पहली बार आपने अटेम्प्ट किया समिट को, माउंट एवरेस्ट को, और आप उसमें सक्सेसफुल हुए। क्या फीलिंग थी उस टाइम? हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि वहां जाने की, मतलब आप हम जैसे लोग तो उसको ड्रीम ही कर सकते हैं, जब तक आप वहां नहीं जाओगे तो एक्चुअल फीलिंग नहीं हो। वैसे मैं पहाड़ों में हाँ, रहा हूँ, और बिल्कुल। लेह लद्दाख में मैंने टेन्योर किया हुआ है, मुझे पता है कि इवन 10,000 की फीट, 11-12 हजार की फीट पे भी जो ब्यूटी दिखाई देती है, उसी से आदमी मैस्मराइज हो जाता है। लेकिन ये तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। तो आप उस जरा एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कैसे आपने किया और क्या लगा जब सबसे पहली बार आप वहां पर? जी, मैं क्लाइंबिंग तो मेरा काफी पहले से शुरू हो चुका था, और मैंने नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में से कोर्सेज किए। चंद्रप्रभा एतवाल मैडम थी, वो उस टाइम वो एसडी होती थी यूपी के टाइम में, उत्तरकाशी में। उनके वहाँ से कोर्सेज किया, फिर उनके वहाँ इंस्ट्रक्टर लगा। फिर नेहरू कौन इंस्टीट्यूट में कौन थी मैंने मैडम? कौन थी मैडम जो नाम बताया? चंद्रप्रभा एतवाल मैडम थी एक, ओके। है, जो जो उस टाइम में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की काम कर रही थी वहाँ पे, वो ओके। एसडी थी। ओके। जो यूपी गवर्नमेंट का दो दो ऑफिस थे, एक था कुमाऊं में, एक था गढ़वाल में। तो चंद्रप्रभा एतवाल मैडम गढ़वाल में थी। तो वो ये एडवेंचर 7 डेज का एडवेंचर ट्रेनिंग कराते थे बच्चों को। तो उनके उससे भी मैंने ट्रेनिंग किया, और फिर बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स किया नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से। और फिर एडवांस किया, फिर चंद्रप्रभा एतवाल, हम लोग दीदी बोलते हैं उनको, तो उनके उनके अंडर में ही मैंने इंस्ट्रक्टर का काम किया। फिर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में इंस्ट्रक्टर का काम किया। तो उसी दौरान मैं काफी पीक्स मैंने तब तब तक कर लिया था। 7,000 के 6,000 के पीक्स किए थे, और कुछ पीक्स में लाइजन ऑफिसर भी मैं गया था। तो उसी दौरान मैं चंद्रप्रभा एतवाल दीदी ने बोला मुझे कि बॉम्बे से एक टीम जा रही है एवरेस्ट के लिए, और उनको ट्रेनिंग देना है। तो उसको मैं ट्रेनिंग के लिए मैं गंगोत्री एरिया में ले गया नवंबर दिसंबर में। और वहां पर हमने ट्रेनिंग दिया, और उन लोगों को हमारा ट्रेनिंग, हमारा फिजिकल जो भी था, आदतें, वो सब उनको पसंद आया। और फिर उन्होंने बोला कि हम आपको एवरेस्ट में एज ए मेंबर ले जाना चाहते हैं। तो फिर मैं उनके साथ एज ए मेंबर गया, और कुछ पैसे का उन्होंने बोला था कि कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो मेरे पास उस टाइम तो था नहीं कुछ। फिर भी काफी लोगों ने मुझे मदद किया, जैसे पुष्कर सिंह पंचपाल थे हमारे, जी हैं हमारे यहाँ से, उन्होंने मदद की। कुछ केदार सिंह मर्तोलिया जी ने मदद की। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत करके 15-20 हज़ार रुपया उस टाइम में उन्होंने मुझे मांगा था, तो मैंने वो पैसा उनको दिया। और फिर उनके साथ में एक्सपीडिशन में गया। तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीडिशन था। उस टाइम में एक्सपीडिशन थोड़ा सा हटके होता था, अलग टाइप का था। अलग कहेंगे तो सब कुछ खुद करना होता था, खुद सब कुछ खुद। आज तो सारा पैकेज है, उस टाइम में ऐसा नहीं था। तो बॉम्बे में मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, बॉम्बे वालों का, जिन्होंने मुझे टीम में लिया। तो ये था एक्चुअल में सुमो टाटा स्पॉन्सर एक्सपीडिशन। सुमो उस टाइम नई नई बनी थी, तो सुमो का पब्लिसिटी के लिए जो है ये एवरेज ओके। एक्सपीडिशन रखा गया था। और सुमो बनाने में जो जिन मैकेनिक इंजीनियरों का, टेक्नीशियनों का ने काम किया था, वही लोग उस एक्सपीडिशन में जा रहे थे। ओके। 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 तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो पूरे इंडिया में 2 सुमो घूमे। उस सुमो में जो है
तिरंगा झंडे में जो है हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर, जितने भी मंत्री थे या आम लोग थे, उन्होंने साइन किया था। हजारों करोड़ों लाखों साइन हुए थे उसमें। तो इतना ओके। बड़ा फ्लैग को लेके जाना तो बड़ा मुश्किल था हाँ हाँ। टॉप में। तो पर बेस कैंप तक हम उसको ले गए थे। फिर कुछ ओके कुछ सेलेक्टेड साइन किए वालों को हमने टॉप तक ले गए। तो ओके। वो बॉम्बे से जितने मेंबर थे वो बहुत ही उन्होंने मेहनत किया था उसमें। और हमारा जो सामान था, ट्रक के हिसाब से सामान गया था उसमें, तो एक दिन का एक पैकेट खुलता था हमारा। उस ओके। पैकेट में सब कुछ होता था, मार्चिस से लेके कैंडल से लेके खाने का तेल, चाय पत्ती, चीनी, जो भी था, एक दिन का एक ही पैकेट खुलता था। ओ। और उस पैकेट में जितना खा लिया आपने खा लिया, नेक्स्ट डे दूसरा पैकेट खुलता था, वो पैकेट को साइड कर दिया जाता था। ओके ओके। तो इतना अच्छा सिस्टम कर रखा था। और फाइनली हम लोग चाइना साइड से था वो हाँ। एक्सपीडिशन, तिब्बत साइड से। हम्म। और फिर हम लोग चाइना में इंटर किए काठमांडू से, और बेस कैंप पहुंचे। वहां से फिर फाइनली आगे कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3 जो बोलते हैं, जिसको एडवांस कैंप भी बोलते हैं, बेस कैंप 21,000 फीट पे, वहाँ पे फिर मेन बेस कैंप हो जाता है। और फिर फाइनली दो लोगों ने हमने सबमिट किया उसको, एक टाटा का एम्प्लॉयज ने, एक मैंने। तो अच्छा अच्छा, वो भी सब लोगों ने सबमिट नहीं कर पाया। नहीं कर पाए। 14 14 लोग थे, उसमें से दो लोगों ने हमने सबमिट किया। और ओके। काफी मुश्किल था उस टाइम में, इक्विपमेंट भी इतने अच्छे नहीं थे, हम्म। आता ही नहीं था इक्विपमेंट इतना अच्छा। और फाइनली जो है हम टॉप में पहुंचे। और जब वहां से वापस आए, तो वो लाइफ का इतना, क्योंकि बॉम्बे, पुणे, मतलब पूरा महाराष्ट्र कहूंगा मैं, और बेंगलोर, इन जगहों में ना माउंटेनियरिंग, कलकत्ता हो गया, इन जगहों में माउंटेनियरिंग उनके उनके दिलो दिमाग में बसता है यस। उन लोगों का। हालांकि उस साइड में पहाड़ छोटे हैं, बंगाल हाँ। में तो है भी नहीं पहाड़, लेकिन उन लोगों के दिल में बैठता है ये। मैं तो हम्म। ये कहता हूँ। और जब हम एयरपोर्ट में पहुंचे काठमांडू से, तो आप यकीन नहीं करोगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट के जितने जहाज आ रहे थे ना, उनको उनको डोमेस्टिक में लैंड करना पड़ा उनको। ओ। लोग अंदर आ गए थे, लोग अंदर घुस गए थे, इतनी भीड़ थी। और 20 25 किलोमीटर से भी ज्यादा जहाँ हमारा होटल था, तो कोई ऐसा जगह नहीं था, रोड ऐसा नहीं था जो रोड में लोग नहीं थे। और ओके। हमारे होटल में पहुंचने तक ना, तो पचासों तो सॉल, पचासों नारियल पूरा माथे में टीका लगा हुआ। तो वो लाइफ में नहीं भूल सकते। वो इतना इतना बहुत से बोलेंगे कि क्या क्या जुनून था लोगों का ना। लोगों को यस। इतनी खुशी थी, सबमिट करके हम आए थे, लोग इतने खुश थे वहां पे। और पूरा महीने दिन वहां पे जो है इस तरह से प्रोग्राम चलते रहा। और पता नहीं, मेरे पास तो 100 से भी ज्यादा सॉल ही हो गया था। नहीं नहीं, तो तो लेकिन वो अचीवमेंट भी कुछ ऐसी हैं लवराज की, उन अचीवमेंट को जितना भी आप रिवार्ड करें, अवार्ड करें, वो ही कम होता है, बिकॉज माउंट मैं, एवरेस्ट। मेरा कहने का मतलब था कि इतना जुनून था, है लोगों पे आज भी। यस यस। हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ आज भी उत्तरकाशी में, या फिर जहाँ भी खासकर बंगाली लोग जाते हैं, तो मैं लोगों को बोलता हूँ, आपको सल्यूट करना चाहिए इन लोगों को, कि इनकी उससे हमारी रोजी रोटी बन रही है। ये लोग कैसे करके अपना पैसा बचा के, पूरे साल भर का पैसा बचा के, दुर्गा पूजा में या मार्च अप्रैल मई में छुट्टियों में कुछ किसी तरह से छुट्टी लेके पहाड़ों में घूमने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं, किसी छोटे एक्सपीडिशन, बड़े एक्सपीडिशनों में जाते हैं। तो हम लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं, सही कंपनीज बात। को, एजेंसीज को दे रहे हैं। तो आप लोगों को तो इनका वेलकम करना चाहिए, इनको सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि इनके उससे हमारी रोजी चल चल रही है। तो बहुत अच्छा लगता था। आज की डेट में तो लवराज करीब जो मुझे आइडिया है, करीब 30 35 लाख रुपए लगते हैं यदि माउंट एवरेस्ट का कोई प्लान करे तो। माउंट एवरेस्ट के लिए यदि कोई, मैं आपके सुनने वालों से जरूर कहना चाहूंगा, ये एक बिजनेस हो गया अभी। जितने भी 8,000 मीटर के पीक्स हैं, उनमें ज्यादातर आप, एक बिजनेस जैसा हो गया। आपके पास जितना पैसा है, उतना अच्छा आपको फैसिलिटी मिलेगी, उतना अच्छा आपको सब कुछ मिलेगा, शेरपा मिलेगा, सारा कुछ। तो डिपेंड करता है आप किस एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं, क्या फैसिलिटी आपको चाहिए, किस तरह से आपको ना। आपको दो शेरपा चाहिए तो नेचुरली पैसा बढ़ जाएगा, एक ही शेरपा चाहिए तो कम लगेगा। ऑक्सीजन आपको कितना चाहिए, किस टाइप का ऑक्सीजन चाहिए,
काठमांडू में रहने के लिए आप कौन से होटल में रहना चाहते हैं, लॉज में रहेंगे, 3 स्टार में रहेंगे, 5 स्टार में रहेंगे, वो करता है। अदरवाइज आपको $11,000 नेपाल गवर्नमेंट को देना है रॉयल्टी। उसके अलावा फिर 2-3 हज़ार डॉलर और लग जाते हैं आपके। और फाइनली आपको टोटल लगा के यदि आप एक नॉर्मल एजेंसी के साथ जाते हैं तो आपका लगभग विथ इक्विपमेंट आपको 23-24 लाख रुपया लग जाता है विथ इक्विपमेंट। यदि यदि आप थोड़ा अच्छे एजेंसी के साथ जाते हैं तो आपको 30 लाख रुपया लग जाता है। यदि आप उससे थोड़ा सा बजट लो करके जाना चाहते हो तो आपको साढ़े साढ़े 22 लाख तक में आप ओके। एक्सपीडिशन आप एवरेस्ट में जा सकते हैं। बाकी 8,000 पीक में आप 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख में भी आप और 8,000 मीटर में जा सकते हैं। चलिए एवरेस्ट का ही जो है काफी महंगा है, बाकी पीकों के लिए तो इतना महंगा नहीं है। और इक्विपमेंट काफी महंगा भी, जैसे डॉलर का रेट बहुत है तो सारे जो इक्विपमेंट आता है वो सब फ्रांस से, इटली से या यूएसए से आता है, तो डॉलर के हिसाब से पे करना होता है आपको। वैसे रॉयल्टी है, रॉयल्टी भी आपको डॉलर के हिसाब से पे करना है। बाकी जो ऑक्सीजन का है या पोर्ट्रेज का है वो आपको इंडियन रुपीज में भी चल जाता है, तो वो थोड़ा सा बढ़ महंगा जाता पड़ता है, महंगा है। पड़ रमराज, जाता ये आपने करीब अभी तक जो है 11 एक्सपीडिशन की है, जिसमें से 7 में आपने समिट किया है माउंट एवरेस्ट को। और इन 7 में आपने कई सारे जो डिफरेंट डिफरेंट रूट से किए हैं। जैसे सबसे पहला आपने नॉर्थ साइड से किया था, जो चाइना साइड से है। उसके अलावा भी और रूट से किए हैं। तो एक बार व्यूअर्स को थोड़ा ये बताइए कि ये कौन कौन से रूट हैं और कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं जिनसे आदमी जाता है, और उनमें क्या खासियत है। तो ये थोड़ा सा, बिल्कुल मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, आप है। बताएंगे तो हमारे व्यूअर्स को अच्छा लगेगा। अभी अभी देखा जाए तो 2 रूट है, नॉर्थ से और साउथ से, सदर्न पार्ट से है और नॉर्दर्न पार्ट से। नॉर्दर्न पार्ट से दो से ही लोग ज्यादा जा रहे हैं। अदरवाइज एवरेस्ट का टोटल यदि फेस को रिज से कहो तो टोटल रूट जो है 15 रूट है। 15 रूट में ऑलरेडी 14 रूट में लोगों ने क्लाइंबिंग कर रखा है। ओके। और जो कांगसुंग फेस है और फिर ईस्ट रिज है, ईस्ट रिज जिसमें हम लोग गए थे, जो अनक्लाइम फेस है अभी भी, उस पे हमने हाईएस्ट पॉइंट पे हमने ट्राई किया था। 7,000 लगभग 800 मीटर तक हम तक पहुंचे थे हम लोग। और पहली बार था तो कुछ सामान की भी कमी हो गई थी, तो कुछ टाइम भी लेट हो रहे थे हम लोग, तो हमने वापस आए। तो हमने सोचा हम दोबारा इस पर ट्राई करेंगे, पर दोबारा इतना बड़ा स्पॉन्सर नहीं मिल पाया। और उसके बाद 2-3 कंट्री ने उस पर कोशिश की पर वो नहीं हो पाया। तो वो अभी अनक्लेम फेस है, ईस्ट रिच। बहुत ही डिफिकल्ट फेस है, बहुत ही चैलेंजिंग है। हम लोग जब सुबह रूट रूट खोलने के लिए निकलते थे तो ये नहीं लगता था कि शाम को शायद वापस भी आएंगे। हम्म। इतना डिफिकल्ट रूट था, कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन अवलांच या हमारे अगल बगल से न निकल रहा हो। हम रिच को क्रॉस करके हम रिच के ऊपर होते थे, गली में अवलांच आ रहा होता था। इस तरह से कई बार हुआ। एक दिन तो ऐसा हुआ कि हमारे 12 पिटन उखाड़ दिया उसने, 12 पिटन उखाड़ के पूरा रोप वोप सब तोड़ दिया रूट ओपन में ही। तो जब हम लोग रास्ता बनाते थे शाम को, नहीं तो 1-2 दिन में वो पूरा रोड ही टूट जाता, फिर दोबारा लगाना, तो इक्विपमेंट की भी कमी आ रही थी। तो हम्म। इस तरह से बहुत सारे डिफिकल्ट रूट। आज लोग बोलते हैं जैसे एवरेस्ट एवरेस्ट तो आप तो इजी हो गया बोलते हैं। मैं नहीं मानता कि एवरेस्ट इजी है, हम्म। क्योंकि आज भी यदि आप कंचनजंगा किसी और एक्सपीडिशन में सेम आदमी को ले जाओ, 20 आदमी को आप कंचनजंगा K2 को ले जाओ, 20 आदमी को आप एवरेस्ट में भेजो, मेरे को नहीं लगता कि एवरेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि हम्म। आज भी उसमें बहुत डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा है एवरेस्ट में। लेकिन अभी इसलिए इजी लगने लगा लोगों को क्योंकि वहां पे कम से कम 4-5 100 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं वहां पे काम करने के लिए। 250-300 तो कम से कम 300 तो मेंबर होते हैं। और 400-500 वहाँ पे शेरपा, और शेरपा के साथ जो हेल्पर्स होते हैं, किचन स्टाफ होता है, सब लगा के जो है 800-900 लोग होते हैं। तो कॉमर्शियलाइज हो गया वो पूरा। कहीं पर थोड़ा सा रूट रूट खराब भी होता है तो वो कितने लोग हैं तो रूट बन जाता है। एसपीसीसी ने पूरा उसको कर रखा है, नेपाल टूरिज्म ने। कुंभो आइस फॉल में कुंभो आइस फॉल डॉक्टर्स लगे हुए हैं काम करने के लिए। यदि सिंगल टीम हो तो वहां तो 20-25 दिन तो खाली उसी में लग जाएगी, कुंभो आइस हम्म। फॉल खोलने में।
तो आज भी ये बहुत। जो लवराज, ये जो चार जो रूट हैं मेन वाले, जो एक नॉर्थ है, एक साउथ है, एक ईस्ट है, और एक कंचनजंगा कांगसुंग फेस फेस, है। कांगसुंग फेस है। कांगसुंग फेस अपने आप में बहुत ही टफ है। कांगसुंग फेस में भी मैं था, वो सक्सेसफुल एक्सपीडिशन था। लेकिन मैं जब हम लोग समिट कैंप लगाने के लिए अपने आप को आगे शिफ्ट कर रहे थे कैंप को, तो ऊपर से एक रॉक फॉल हुआ और मेरे पूरा सिर पे, आंख पे चोट लगी और मेरे को वहां से वापस आना पड़ा। तो वापस हम्म। आके मैं दो ये 99 की बात है, वापस आके मेरे को एम्स में एडमिट होना पड़ा। और तब जाके मैं ठीक हुआ। काफी दिन मुझे लगे। वो भी काफी टफ रूट है आज भी। उस रूट में भी उसके बाद एक दो एक्सपेडिशन और गए, उसके बाद कोई एक्सपेडिशन गया नहीं। ओके। तो अभी मेन फोकस जो है सदर्न वाली पार्ट में है, साउथ साइड से और नॉर्थ साइड से दोनों में एक्टिविटीज है। अभी भी चाइना साइड से कम जाते हैं लोग, काफी कम है वहां से। यदि वहां से मुश्किल से 100 लोग जाते होंगे, हम्म। और नेपाल साइड से कम भी नहीं तो 300-400 लोग होते हैं एवरी ईयर। तो हम्म। ये अलग अलग रूट है। इसमें भी वेस्ट रीज है, तो बहुत सारे रूट हैं जो डिफिकल्ट, काफी अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। तो पर मैं, नेपाल, नेपाल साइड को साउथ बोलते हैं, नेपाल साउथ को हाँ साउथ हाँ, पोल। साउथ 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 पे साउथ पोल से जाते हैं, साउथ रूट बोलते हैं, साउथ साइड और ओके। नॉर्थ साइड। दो ओके। साइड के वो है मेन, तो जो फेमस है अभी उसको तो इसी में ज्यादा लोग आजकल जा रहे हैं। तो अभी अभी कॉमर्शियल, बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइज हो गया। बहुत लोगों के पास पैसे है, तो अभी तो बेस कैंप में ही लोग आके ट्रेनिंग करके जो है सबमिट करके आ रहे हैं। तो ये। अच्छा, ये जो 2018 में आप जब गए थे, आपने लीडरशिप रोल में गए थे, 15 जवानों को लेके गए थे आप अपने बीएसएफ के। और वो आपका जो एक्सपीरियंस था कि आप क्लीन गंगा और क्लीन हिमालय वाला जो था, उसमें आपने काफी अच्छा एक मॉडल प्रस्तुत किया कि भाई किस तरीके से पर्यावरण को साफ रखा जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, जिससे कि हमारे यदि कुछ लोग जाने का विचार बनाते हैं और वहां जाते हैं, तो किस तरीके से वो वहां अपने को कंडक्ट करें, जिससे कि पर्यावरण भी बचा रहे और साथ के साथ वो लोग नेचर का भी मजा ले सकें। ये तो मैं जब मैंने मॉन्ट्री फील्ड में कदम रखा, उसके बाद ही मेरे को थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे मेरे को से मैं जो है जुड़ने लग गया था। 2006 में जब मैं एवरेस्ट एक्सपीडिशन में था नेपाल साइड से, हमारा बीएसएफ का ही एक्सपीडिशन था, तब मैं डिप्टी लीडर था। तो उसी टाइम से मैंने उस टाइम भी हमने थोड़ा बहुत सफाई किया, लेकिन उस टाइम इतना कम्युनिकेशन, इतना सोशल मीडिया था नहीं, तो ज्यादा हुआ नहीं। तो थोड़ा बहुत हमने अपने 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 लेवल में किया था वो। और फिर 2009 में भी मैंने किया। और 2012-13 में फिर हम लोग फुल उसमें आ गए थे कि वहाँ पे जो एजेंसी था, जिस एजेंसी को मैं जानता था, एशियन ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक काफी अच्छा एजेंसी है जो जो बहुत पहले से जो है इस फील्ड में काम कर रहा था, ओके। गार्बेज कलेक्ट करने में। ओके। तो कैश एंड क्रैश करके वो चलाते थे वहाँ पे। 1 किलो गार्बेज लाओ, 100 रुपीज ले जाओ, ऐसा करके वो ओके। कलेक्ट करता था। तो बेस कैंप में शेरपा लोग अपना खाली टाइम में सब बेस कैंप का, पहले उसने बेस कैंप का साफ करवाया उस एजेंसी ने। हम्म। बहुत गंदगी था, तो वहां पे 1-1 किलो करके लोग 30-30 किलो लेके आते थे और उनको पकड़ा देते थे, और उनको 3,000 रुपया वहां पे मिल जाता था। हम्म। तो शेरपाओं पे होड़ लगी और ऐसे करके बेस कैंप क्लीन हो गया। फिर हम्म। कैंप 1 कैंप 2 वो कर रहे थे वो लोग, उनके साथ भी मैं जुड़ गया। तो हम्म। वहां से हमने शुरू किया। फिर 2011 में 12 में हमने इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन के नाम से उसको चलाया। फिर 2013 में भी इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन के नाम से। 2015 में भी था, 15 में भूकंप आ गया। तो 15 में फिर काफी डिजास्टर आया, 19-20 लोग वहां पे मरे। और मेरे कैंप से 100% जो रेस्क्यू हुआ था मेरे कैंप से, और मेरे बगल में हिमालयन गाइड वालों का कैंप था, वहां से रेस्क्यू हुआ था। और सारे इंजर्ड थे या ज्यादा चोट लगे वाले सब हमारे दोनों के कैंपों में था। तो फिर 2017 में जब ओएनजीसी का एक्सपीडिशन था, जिसको मैंने लीड किया था, और उनके एम्प्लॉयज थे, इंजीनियर्स थे, उनके जोलॉजिस्ट थे, उनको हमने ट्रेनिंग दे के बेसिक एडवांस कोर्स करा के फिर
उनको पीक करा के, एक दो पीक करा के फिर एवरेस्ट में ले गए थे। तो उसमें मैंने यही पहल किया था कि हम लोग क्लीनिंग करेंगे। यदि आपके पास बजट है तो ओएनजीसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके समझ में आया, उन्होंने फिर क्लीनिंग का अलग से बजट बनाया। उसमें हमने बहुत बहुत ज्यादा गार्बेज लेके आया। हमने नेपाल टूरिज्म से भी उस पर डिस्कस किया, उन्होंने हमें परमिशन दिया पहली बार गार्बेज लाने के लिए। जो है 21,000 फीट तक हेलीकॉप्टर को जो है अलाउ किया उन्होंने, अदरवाइज खाली रेस्क्यू के लिए अलाउ करते थे। तो गार्बेज के लिए पहली बार अलाउ किया। तो हमने, हमारा पहले से ही मकसद था कि बेस कैंप का गार्बेज नहीं, बेस कैंप का तो आ जाएगा, लेकिन जो एल्टीट्यूड का तो गार्बेज होता है। लवराज, क्या मतलब आपने कलेक्ट करके फिर वो हेलीकॉप्टर से ऊपर पिकअप कर लिया था क्या हाँ, तो हेलीकॉप्टर? हमने क्या किया, पहले तो गार्बेज को कैंप 2 में ऊपर से समिट कैंप से ऊपर से जो गार्बेज थे उनको लाके कैंप 2 में लाया गया। कैंप 2 में उसको तोड़ तोड़ करके छोटा बनाया गया। जो मेटल वाली चीजें थी उसको पिचका पुचकू के, टिन कबाड़ वालों को पिचका पुचकू के छोटा बनाया गया। जो सिलेंडर थे, सिलेंडर को बोरियों में पैक किया गया, खाली सिलेंडर को। तो उसको हेलीकॉप्टर का पीछे का सीट पूरा खोल दिया, निकाल के बेस कैंप में रख दिया गया। और फ्यूल उतना ही डालते थे जितना में कैंप 1 2 जाके वापस वो बेस कैंप आ जाए। और फिर फ्यूल भी तैयार रखा जाता था, बंदे भी तैयार होते थे। फटाफट गार्बेज उतारा वहां से, दोबारा वो सेकंड ट्रिप लगाता था वो गार्बेज लेने के लिए, ओके जिससे ओके कि कम से कम फ्यूल खत्म हो, कम से कम टाइम लगे। तो ओके। ऐसा करके हमने पहले से सेट कर रखी थी। उतने ही आदमी कैंप 2 में थे, उतने ही आदमी बेस कैंप में भी थे। तो हम्म। जैसे हेलीकॉप्टर वहां से फ्लाई करता था, मुश्किल से 3 मिनट लगते थे उसको पहुंचने में, नीचे आने में। तो हम लोग यहाँ एकदम तैयार रहते थे, ऐसे लाइन में खड़े हो जाते थे। एक आदमी जैसे हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, ऐसे ही दरवाजा खुला और फटाफट गार्बेज बाहर। और फिर हम्म। वो उसमें फ्यूल, एक आदमी फ्यूल डाल रहा, साइड से फ्यूल डालता था वो, और फिर वो फ्लाई कर जाता था। ऐसे करके हमने वहां से 1000 kg गार्बेज लेके आए। तो टोटल 1500 kg गार्बेज, लगभग 1500 kg गार्बेज हमने काठमांडू पहुंचाया उस साल। वेरी नाइस, तो वेरी नाइस। बहुत बड़ा है। मतलब ये तो सबसे बड़ा काम है। इनफैक्ट इसके बारे में मुझे ये जो कैप्टन सांगवान हैं जो जी ओएनजीसी जी। के उस हाँ, टाइम वो बेस कैंप तक गए थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तो ये उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी टीम हाँ, थी ओएनजीसी की, बड़े बहुत ही अच्छी टीम थी, और हाँ, बहुत अच्छा एक्सिबिशन था वो। फिर मतलब हमारा 2011 में 18 में फिर हमारा एक्सिबिशन गया था। हम्म। और ये लोग कंचनजंगा गए थे, हम लोग फिर एवरेस्ट गए थे। तो मैं कंचनजंगा इनके साथ जाने का, मेरे को ही जाना था, पर हमारा भी खुद एक्सपेक्टेशन जा रहा था। तो फिर मैं उनके साथ नहीं जा पाया। फिर तब भी हमने जो है गार्बेज कलेक्ट करके लाए, प्लस हमने उस टाइम में एक नया काम किया कि रिमोट एरिया में जो है दवाई पहुंचाया। वहाँ पे जो जहाँ जहाँ भी रिमोट एरिया में नर्सिंग असिस्टेंट या मेडिकल के कोई एम्प्लॉय थे, वहाँ तक हमने दवाइयाँ पहुंचाई, और कैंप लगाया, मेडिकल कैंप लगाया, और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया उनके घर तक। घर वो दवाइयाँ पहुंचाई। वो एक बहुत वो था, काफी वहाँ के नेपाल के एफएम में भी आया था इसके बारे में। तो हमारा ये था कि रिमोट एरिया को भी जो है इसका फायदा मिले, और लोगों को। तो लवराज जी, ये आपने शायद ये ऑस्ट्रियन अल्प्स में भी शायद ये जो आइस फॉल क्लाइंबिंग भी की है। ये क्या हाँ, होता है आइस फॉल क्लाइंबिंग और जो अल्प्स? आइस फॉल क्लाइंबिंग बोलेंगे तो जो फ्रोजन फॉल होता है ना, विंटर में वाटरफॉल फ्रोजन हो जाता है। ओके ओके। तो उसमें यूरोप में बहुत चलता है वो क्लाइंबिंग। हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से उनको लैंड कर देते हैं वहां पे, और दिन भर वो लोग वहां पे क्लाइंबिंग करते हैं, शाम को हेलीकॉप्टर में बैठ के आ जाते हैं। ओके ओके। तो वहां पे बहुत ही अच्छा, अब तो और भी ज्यादा अच्छा होने लग गया वहां पे। तो अभी हम भी इंडिया में कर रहे हैं अभी। अभी मेरे ही दोस्त है, भरत करके है, उन्होंने लाहौल स्पीति में शुरू किया था। मैं भी खुद गया था उसमें, लाहौल स्पीति में। तो हमने 2 3 साल से वहां पे भी शुरू, इंडिया में भी शुरू हो गया है। और कुछ मेरे दोस्त लोग थे जो सियाचिन की तरफ गए थे, वहां पे भी उन्होंने क्लाइंबिंग की फ्रोजन वाटरफॉल को। और इस बार हमारा भी प्लान है, इस बार हमारे बीएसएफ का खुद प्लान है कि हम लोग 20 दिन के लिए जाएं लाहौल स्पीति एरिया में, और वहां पे हम लोग क्लाइंबिंग करें। तो, तो तो जब ये हमने, ये लवराज मतलब कैसे आइस फॉल में कैसे करते, क्या करते, क्या है मतलब थोड़ा सा उसमें समझ। आई टैक्स होता है, क्रैम्पॉन, उसका जूता, जूता वही वाला जूता भी आप यूज करते हैं, तो नहीं तो पतला वाला जूता होता है जिसमें आइस में इजी होता है चलने में। तो उसमें क्रैम्पॉन लगाया जाता है, और फिर उसमें
रोप रोप लगाते हुए एक आदमी प्ले करता है और उसमें वो पूरा जमा होता है, वो उसमें क्लाइंबिंग करते हैं। उससे क्या है कि आपका फिटनेस लेवल बढ़ जाता है, आपका टेक्निकल स्किल बढ़ जाता है। कल ओके। के दिन आपको रूट ओपन करना है कहीं पे किसी पीक में, आप एक खाली आपकी टीम है, आपको रूट ओपन करना है, तो वहाँ पे काफी आपको सपोर्ट उसका मिलता है। तो इसमें तो आप कंपटीशन भी होने लग गया है। तो ओके। आने वाले टाइम में हमारा भी प्लान है कि इंडिया में हम इस तरह से शुरू कराएं। मेरे दोस्त लोग हैं जो मैं बोल रहा था, भरत है, टोनी है, ऐसे काफी लोग हैं जो इसमें अच्छा कर रहे हैं अभी। गुड गुड। सो नवराज, ये अभी जो हमारे एक माउंटेनियर, आप तो उनको अच्छा जानते होंगे, जिनको स्नो टाइगर के नाम से जाना बिल्कुल। जाता है, कर्नल साहब, कर्नल क्या उनका नाम था, ये जो प्रेमचंद सर, प्रेमचंद, है, कर्नल कर्नल प्रेमचंद। प्रेम, स्नो टाइगर। सो उनसे कभी आपका इंटरेक्शन हुआ, कभी उनके साथ कुछ कोई किसी एक्सपीडिशन वगैरह में पार्ट लिया ना? एक्टिविटी में तो नहीं हुआ, पर वैसे मेरे बहुत उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। ओके। और एक पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, मैं आईएमएफ एक्सिबिशन में जा रहा था, तब मैं आईएमएफ का मेंबर भी नहीं था, वो आईएमएफ के मेंबर थे। तो वो अपने पाँव के इलाज के लिए आए थे। तो हमारा एक्सिबिशन का हमारा खाना आना वहीं बन रहा था कि आईएमएफ दिल्ली में है, तो वहाँ पर उस टाइम में खाना आना बाहर जाना पड़ता था खाने के लिए। तो मैंने सर को बोला कि सर, एक और सर भी थे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, तो मैंने कहा कि खाना आप लोग हमारे साथ खाएंगे 2-3 दिन, जब जितने दिन हम यहाँ पे हैं। तो उन्होंने एग्री किया, उसको एक्सेप्ट किया। और फिर वहां से मेरा उनके साथ जो है ताल्लुकात बढ़ी। और फिर मैं मनाली जाते रहता था, उनके पास जरूर जाता था मैं। साल में जब भी मनाली जाता था, हम लोग 6-7 महीने मनाली में होते थे। तो वहाँ उनको वहाँ जाते थे। दूसरा, हमारा बीएसएफ का ऑफिसर्स का और जूनियर ऑफिसर का हमारा कोर्स चलता है 7 डेज हाँ। का। उसमें ओपनिंग में या क्लोजिंग में उनको हम बुलाते थे। ओके। तो मेरा काफी अच्छा उनके साथ लगाव था, संबंध भी था, और उनके घर में भी जाता था। और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं, कि इन्वायरमेंट के बारे में उनका भी बहुत बड़ा सोच था, बहुत ही वो सोच रखते थे। दूसरा, एक इतना बड़ा क्लाइंबर थे और इतना सिंपल आदमी थे, वो बहुत ही सिंपल था। उनका बोलने का तरीका ही जबरदस्त था, बहुत ही मतलब आदमी उनके उन ये लगता था कि बार बार उनको सुना जाए, उनका एक्सपीरियंस सुना जाए। और तो उनका क्या था कि मैं एक हमारा जो कोर्स का ओपनिंग या क्लोजिंग जो भी था वो हो रहा था, करने के बाद उनको ऊपर गाड़ी तक छोड़ने के लिए हम लोग गए। तो रास्ते में किसी ने बगल में टॉयलेट किया होगा, तो ऐसे ही चल रहे थे हम 4-5 लोग। तो किसी ने किया होगा, तो सामने उनको टॉयलेट दिखा, उन्होंने कुछ नहीं बोला उन्होंने, और फट से साइड में गए, कुछ मिट्टी निकाला उन्होंने हाथ से, और उसमें मिट्टी डाला उन्होंने। और क्या फिर बात। और फिर चल पड़े हम लोग, जो कुछ बोल भी बात भी कर रहे थे हम लोग कुछ ना, उसी हम्म, टॉपिक पे चल पड़े। हाँ, लेकिन उस पे उन्होंने कोई नहीं, उन्होंने मिट्टी निकाला, डाला और चले। मैं इतना इम्प्रेस हुआ उससे कि वहाँ वो भी एक मेरा वो था कि इन्वायरमेंट के प्रति मेरा भी जो लगाव रहा, वो हम्म, उस दिन से और भी बढ़ गया वो। तो एक क्या इतना बड़ा आदमी, और उन्होंने फिर मेरे दिमाग में ये आया कि भाई यार, हर चीज को तो हम साफ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। तो मैं एवरेस्ट में या कहीं पे भी जाता हूँ ना, बगल में मैं अपने रुकसक के साथ में जो है एक छोटा सा बैग रख लेता हूँ, छोटा पॉच बना के रख लेता हूँ। तो मैं अपने अपने बीएसएफ के, हमारे बहुत अच्छी टीम है बीएसएफ की माउंटेनियरिंग टीम, उनको भी बोलता हूँ मैं कि हर हर गार्बेज को तो हम उठा नहीं सकते। जब ट्रैकिंग में जा रहे हैं, जैसे हम धनौल्टी जाते हैं, मसूरी की तरफ जाते हैं, रास्ते में तो बहुत गिरा है। तो हर एक को तो हम बिन नहीं सकते, बिनेंगे तो हमारा ट्रैक भी पूरा नहीं होगा। लेकिन जहां आपको कंफर्टेबल लगता है उसको उठा लो और बिल्कुल। उसको अपने उसमें रख लो। तो यदि 20 लोग जा रहे हैं, हम लोग 20 लोग 10-10 भी उठाएंगे तो बहुत सारे गार्बेज उठ जाएगा। तो ये ये मैंने ये शुरू ये किया जो उसके बाद। ये जो कर्नल प्रेमचंद ने जो ये आपने बताया कि डिफिकेट कहीं कर रखा था और उन्होंने उठाया, ये किस जगह की बात थी? ये मनाली की बात थी, मनाली मनाली सोलंग सोलंग नाला की बात है, हमारे कैंप कितनी सोलंग नाला का लगता था। कितनी तो बड़ी बात है जो आपने ये बताई है, कि मतलब ये सीखने वाली बात है कि आपने बताया कि इतना बड़ा आदमी भी ऐसे कर सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हर ट्रेनिज को बोलता हूँ मैं आज भी हाँ। इन चीजों की कि भाई ऐसा करके जो है हम अपने अपने एरिया को, अपने
देश को, अपने ट्रैकिंग रूट को, कहीं को भी हम इसी तरह से जो है स्वच्छ बना सकते हैं। और तब से मैं और भी ऐसी चीजें से जुड़ा, और अब हम यही काम करते हैं। ये 2013 और 2015 में जो कैलेमिटी आई उत्तराखंड में है, एक बार तो नेचुरल कैलेमिटी थी 2013 में, फिर 2015 में ये अर्थक्वेक आया था। उस टाइम आपने बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किया, आप मतलब दोनों में ही आप इन्वॉल्व थे। उसकी कुछ यादें बताएंगे कि किस तरीके से आपने इतना बड़ा। केदारनाथ केदारनाथ का था, हम लोग मनाली में थे। मनाली से मैं तो किसी काम से शिमला भी गया हुआ था, तो मेरे को फोन आया कि शिमला पहुंचने वाला था मैं। बोला कि दिल्ली हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि आज ही जो है यहाँ से पैकअप करो और वहां जाना है। तो मैंने कहा फिर आप ऐसा करो, मेरा सामान पैक करो, चंडीगढ़ पहुंचो, मैं चंडीगढ़ मिल रहा हूँ। मैं सीधे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम लोग देहरादून, देहरादून से सीधे गुप्त काशी पहुंचे। गुप्त काशी से हमें कालीमठ वैली का हमें टारगेट दिया गया था। तो कालीमठ वैली पूरा जो पैदल रास्ता था वो भी पूरा टूट चुका था, जो मोटर रोड था वो भी टूट चुका था। तो लोगों को कहाँ कहाँ से घूम के 5-5 घंटे लग रहे थे। तो वहां पे हमने मंदाकिनी में जो है वहां पे हमने रोप लगाया, टैरोलिन ट्रेवर्स लगाया वहां पे। पहले तो सिंगल लगाया, तो लोगों को जहाँ 5 घंटे लग रहे थे वहां 1.5 घंटे में लोग ऊपर रोड एंड में पहुंच रहे थे। तो उसको हमने पहले बनाया, फिर बाद में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि राहत के लिए आना था उनको गुप्त काशी में ही। जितने भी एनजीओ जा रहे थे या गवर्नमेंट का राहत आ रहा था, वो सिर्फ गुप्त काशी तक ही आ रहा था। तो वो लोग, फिर लोग बढ़ गए। फिर हमने 2 जाने के लिए, 2 आने के लिए ट्रैवल ट्रैवल्स लगाया। तो मुश्किल तब आ रहा था जब साड़ी वाले जो लेडीज आते थे, क्योंकि पहाड़ों में तो सब साड़ी पहनते हैं, तो उनको सीट आने पहनाने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर हमारा एक साउथ इंडियन क्लाइंबर राफ्टर था, राफ्टिंग वाला, उसको नेट बनाना आता था। तो उसने रोप का नेट बनाया, तो नेट के अंदर डाल के उनको हम लोग पार कराते थे, नेट में बांध के, फिर ऊपर से कैराबिनर लगा के, और उनको ट्रैवलिंग ट्रैवल्स कराते थे। तो ऐसे करके हमने पूरा 1 महीने जो है लोगों को वार पार कराया। फिर पीडब्ल्यूडी का लग गया था बाद में, और काफी राहत वहां पे दिया हम लोगों ने। प्लस कालीमठ का मंदिर ऑलमोस्ट पूरा लगभग चला ही गया था वो, तो उसको हमने बचाया। पूरे बीएसएफ ने उसमें काम किया। कम से कम 200 लोग थे बीएसएफ के वहाँ पे, और हमारी माउंटेनियरिंग टीम थी, राफ्टिंग टीम थी। और पूरे हमने वहाँ पे 12 गांव को हमने फिर रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की, वहाँ रोड बनाया, पानी के पाइपलाइन डाले उनके। स्कूल टूट गया था तो स्कूल बनवाया, कहीं पे पुस्ता बनाया, और 4 ट्रॉली भी लगाए उधर। और स्कूल में बेंचेस, टेबल्स, कुर्सी, बड़े स्कूलों को कंप्यूटर, और कक्षा 8 तक के जितने उस 12 गांव के जितने बच्चे थे सबको स्कूल बैग, और आंगनबाड़ी के बच्चों को खेलने का जो भी खेलने का सामान थे वो सब प्रोवाइड किया बीएसएफ ने। तो उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट। लवराज, फाइनली आप जो हमारे व्यूअर्स हैं, और मान लीजिए जो ये करना चाहते हैं, माउंटेनिंग करना चाहते हैं, और अच्छे से इसमें एवरेस्ट को समिट करना चाहते, उनके लिए क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे, या क्या उनको आप बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे किस तरीके से वो तैयारी करें कि एक सक्सेसफुल माउंटेनियर बने? आज मैं खासकर युवाओं को बोलना चाहूंगा, जल्दी सक्सेस की तरफ मत भागिए। सक्सेस के लिए स्टेप बाय स्टेप जाइए। प्रोसेस। और हाँ, प्रोसेस जो है वो। और दूसरा, एडवेंचर स्पोर्ट्स थ्रिल भी है इसमें, इंजॉय भी है, और डेंजरस भी है। तो आप इतना कैपेबल अपने आप को बनाइए कि आप अपने जिस टीम के साथ आप जा रहे हैं, अपने लीड कर रहे हैं, या आप एज ए मेंबर जा रहे हैं, तो कम से कम दूसरे के बर्डन बनने की कोशिश न किया जाए, दूसरे को हेल्प करने की कोशिश किया जाए। यस, यस। और इतना अपने आप को काबिल बनाइए कि आपको दूसरे की जरूरत पड़े, दूसरों को आपकी जरूरत पड़े, न कि आपकी जरूरत पड़े। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, पहले अपना सेल्फ केयर करो, अपना केयर करो, फिर अपने टीम का केयर करो, अपना इक्विपमेंट का केयर करो। जब आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप मत करो, क्योंकि ये लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ मुश्किल से मिलता है ये।
तो आप खुद भी परेशान होंगे और लोग भी परेशान होंगे। तो हमेशा जो है अपने आप को फिट रखिए और स्टेप बाय स्टेप जाइए। आप यदि सीधे एवरेज चढ़ना चाहोगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको शेरपा पे डिपेंड होना पड़ेगा। बाई चांस 100% नहीं तो 50% आपको शेरपा पे डिपेंड होना पड़ेगा। और एवरेज में या बड़े पिकों में कैजुअलिटी का आज जो ज्यादा कारण है वो ये भी है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं पूरा उन पे, दूसरे के ऊपर। और वो करने के बजाय में आप प्रॉपर ट्रेनिंग करके प्रॉपर हाइट गेन करके 6000 का 7000 का पीक करिए, फिर 8000 पे जाएंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे और अच्छा नेचर का मजा भी लेंगे और आप दूसरे का मदद भी करेंगे। और थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए इस फील्ड के लिए, जिससे कि आप खुद भी यदि कभी उस प्रॉब्लम आती है एल्टीट्यूड में, तो अपने आप को भी आप सेव कर सकते हैं, यदि अपने साथियों को भी आप सेव कर सकते हैं। तो वो भी एक बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि 2009 में भी जो है हमने लोगों को बचाया था। तो और इस तरह से आप करेंगे तो अच्छा होगा। और बहुत अच्छा है माउंटेनियरिंग। आप एक आपका फिजिकल के लिए भी, खासकर यंग लड़कों के लिए, आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। आपका डिसिप्लिन आपको सिखाता है। ये नेचर के प्रति आपको लगाव होता है। सबसे बड़ी बात है कि आप फिट होते हैं, फिट रहते हैं। और वो भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है, फिट रहना भी। क्या और बात है, करेंगे क्या तो बात ये। है हाँ। लवराज, जो आपने ये दो तीन बातें जो बताई, ये सिर्फ माउंटेन एक्सपीडिशन में नहीं, पूरी जिंदगी को सफल बनाने के लिए जरूरी है। कि पहली चीज आपने बोली कि आप प्रोसेस को फॉलो करो। बिल्कुल। प्रोसेस के बिना यदि आप शॉर्टकट मारेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये बहुत ही एक अच्छी बात आपने बताई। दूसरी चीज आपने बोली कि अपने को फिट रखो, मतलब आप इतने फिट रहो कि आप दूसरों को हेल्प कर सको, बजाय कि दूसरों से हेल्प करो। बहुत ही बढ़िया बात, मतलब क्या बात, मतलब ये मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए इस बात पे। हम्म। और तीसरी चीज कि आप फिटनेस रहोगे तो बिल्कुल सब ठीक रहेगा। सो विद दिस लवराज, मैं तो सोचता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को आज जो सिखलाई मिली होगी आपकी बातों से, बहुत अच्छा उनको सिखलाई मिला है। और लवराज, आपने ये टाइम निकाला और इतना अच्छा तरीके से सब और एक्सप्लेन किया। एक लास्ट चीज और बोलना चाहूंगा मैं। जब भी यदि खासकर आपके सुनने वालों को और उनको बिल्कुल बोलते हैं कि आगे भी आप बताइए और उनको भी, बिल्कुल। जब भी आप एल्टीट्यूड में जाते हैं, माउंटेन में जाते हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, दवाइयाँ लेना मत भूलिए। लाइफ ड्रग्स होता है, एक डेक्सामेथासोन होता है, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो लाइफ ड्रग्स हैं, लाइफ को सेव करने वाली। वो जरूर रखिए, आपको उनको लगाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए उसको कैसे लगाते हैं और कैसे दवाई दिया जाता है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से आप अपने लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ 2017 की बात, 16 की बात, यही ओएनजीसी एक्सपीडिशन मेरे साथ था। और हम्म। नंदन की बात है वहाँ पे, एक का हमने लाइफ बचाया। मैंने कहा इमीडिएट यहाँ से जाइए आप लोग नीचे, डेक्सामेथासोन। मैं हमारे डॉक्टर को बोला, नितिन डॉक्टर था ओएनजीसी का। मैंने, डॉक्टर साहब लगाओ इनको एक इंजेक्शन, और एक इंजेक्शन भरो और दे दो इनको। और दो, मैंने कहा हेडलैम्प देता हूँ मैं, 2 पॉटर इनके हैं, 2 पॉटर मैं देता हूँ, और अब भी हाइट डाउन करो, हाइट डाउन होगा ये बच जाएंगे। और वही हुआ, गए वो, बच गए वो। और जब हम वापस आ रहे थे ना, तो उसने रास्ते में अपनी वाइफ के साथ आया था वो, और फिर उसने हमें चाय हाय पिलाई, बोला कि आप लोगों ने बचाया मेरे को, हम्म। अदरवाइज 100% उसी रात को उनका हो जाना था। तो Right. ऐसे बहुत सारे चीजें हमें, जहां भी जा रहे हैं हम लोग, जिस एरिया में भी जा रहे हैं, आप हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, राफ्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको उस नदी के बारे में पता होना चाहिए कि गंगा नदी कितना खतरनाक है, यस यस क्या यस। उसका टेरेन है, किस तरह से उसमें। अभी जस्ट कुछ दिन पहले हम लोगों ने 2-3 लोगों को डूबते हुए बचाया। तो हाँ ऐसे जोश में मत है, उससे पहले, कहीं जाने से पहले आप प्लान जरूर करिए। बिल्कुल। जहां भी जा रहे हैं आप, क्या कार से जा रहे हैं, क्या जैसे भी जा रहे हैं, माउंटेन में जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, जरूर आप प्लान बनाइए, बी प्लान भी आप जरूर बनाइए। तो आप हमेशा सक्सेस होंगे, सेफ होंगे, और अच्छा होगा। बिल्कुल सही बोला, प्लानिंग और उसके बाद ही एग्जीक्यूशन। प्लानिंग हम्म। और एग्जीक्यूशन दोनों चीजें तरीके से होंगी तो आपको सक्सेस मिलेगी। लवराज, बहुत अच्छी सीख है। वैसे तो लगभग सब आदमी इन बातों को सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते हैं।
बिल्कुल और आपने बिल्कुल जो ये बताई है चीज कि ये अमल में लाने वाली चीज है, और अमल में लाएंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी खूबसूरत है और सब कुछ अच्छे तरीके से चल सकता है। सो लवराज, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों ने ये देखा। और लवराज, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, रियली वेरी नाइस आपसे कनेक्ट करने के लिए। और ऑन बिहाफ ऑफ माय व्यूअर्स एंड माई सेल्फ, आई मस्ट थैंक यू एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।